हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक ऐसी लड़की की है जिसे गाना सुने बिना रात में नींद नहीं आती। इस ड्रामा का नाम है आई वाना हियर योर सॉन्ग। इसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। तो चलिए बिना किसी देरी के ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में दिखाई जाती है एक लड़की तरह तरह के नुस्खे आजमा रही है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही है। इसकी नाम है होंग ये यंग और यही इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड है। तो घड़ी देखती है जिसमें 3 बज गई है। तो इसकी बॉयफ्रेंड जिसका नाम है जे यंग, ये उसे मैसेज करके कहती है क्या तुम सो गए हो, क्या मैं तुम्हें कॉल करूं? रात के 3 बजे कौन जगे हुए रहता है? और ये बात उसे भी पता थी, इसलिए वो अपने फोन ऑफ कर देती है और अपने इस बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। इधर एक ऑर्केस्ट्रा की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है जो कि बहुत अच्छा था। सभी ऑडियंस इस परफॉर्मेंस से बहुत खुश। एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर वो होता है जो वहाँ पे सभी म्यूजिशियन को गाइड करता है, उनको अच्छे से तैयार करवाता है कोई परफॉर्मेंस के लिए और खुद भी उनके साथ स्टेज में होता है। तो ये कंडक्टर कहता है ये परफॉर्मेंस मेरी जिंदगी का आखिरी परफॉर्मेंस है क्योंकि मैं रिटायर हो रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, मेरे बाद इस काम को जो संभालने वाला है वो है नाम जुवान, जो कि एक बहुत फेमस म्यूजिशियन है। तो जुवान स्टेज में आता है तो सभी को एक अच्छा सा स्पीच देता है और सभी लोग इससे खुश भी है। इधर यू योंग रात में टैक्सी चलाने की काम करती है। तो आज उसकी टैक्सी को जिसने बुक की थी वो एक फेमस पियानिस्ट है और उसकी नाम है वोंग सुन्नी। तो वो पानी में कूद के जान देना चाहती थी क्योंकि उसे आज उसी ऑर्केस्ट्रा से निकाल दिया गया है। वो उसी ऑर्केस्ट्रा में पियानो बजाती थी पर 2 बार उसे उस ऑर्केस्ट्रा से निकाल दिया है और इसी दुख की वजह से वो सुसाइड करने जाती है। यंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो पानी में कूद जाती है और इसे भी उसे बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। इस ड्रामा के कुछ मेन कैरेक्टर्स इस ऑर्केस्ट्रा में है। तो इसके नाम है योंग मेरे, ये इस ऑर्केस्ट्रा की प्लानिंग एंड प्रोमोटर की डायरेक्टर है। इसका नाम है माइकल ली, ये इस ऑर्केस्ट्रा की मेन टिम्पनिस्ट है। इसकी नाम है वांग मी हायांग और ये एक फ्लूटिस्ट है। इसकी नाम है चोई सियो जू और ये भी एक फ्लूटिस्ट है। इसका नाम है जो हान सियो और ये एक वायलिनिस्ट है। इसकी नाम है हा युन जू, ये एक वायलिनिस्ट है। और लास्ट में आती है ये जिसकी नाम है यूजेनी, ये एक सेलोइस्ट है और ये वुयोंग की बेस्ट फ्रेंड भी है। तो ऑर्केस्ट्रा खत्म होने के बाद यूजेनी यूयोंग को कॉल करती और उसे पता चलती है कि कोंग सुमिन को बचाने के लिए यूयोंग पानी में कूद गई जबकि उसे तैरना भी नहीं आती थी। तो यूजेनी उसे डांटने लगती है कि वो ऐसा काम क्यों करती है। ये कहती है कि इसे यहाँ पे आना चाहिए थी क्योंकि आज जुवान ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया और वो बहुत हैंडसम और काइंड भी है। शायद वो योंग को वहाँ पे काम देते पर योंग वहाँ पे आने से मना कर देती है क्योंकि वो उस ऑर्केस्ट्रा की मेंबर भी नहीं है और अभी वो पानी में भीग के थोड़ा सा बीमार भी हो गई है। तो वो फोन कट कर देती है और तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है लेकिन उसके पास अम्ब्रेला नहीं होती, इसलिए वो पास की एक स्टोर से एक अम्ब्रेला और कुछ खाने का सामान खरीदती है। पर पैसा ज्यादा ना होने की वजह से वो बस खाने की सामान ही खरीदती है और उस स्टोर के बाहर खड़ी होती है। तभी स्टोर से और एक आदमी वहाँ पे आके खड़ा होता है, उसका नाम है यांग योन। तो वो यंग की हालत देख के उसे अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है पर यंग उसे लेने से मना कर देती है और कहती है क्या आप मुझे जानती है? नहीं ना, तो अपना अम्ब्रेला अपने पास रखिए। यांग योन कहता है मैंने देखा कि तुमने वहाँ पे छाता नहीं खरीदा, तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी योन उसे नहीं लेती तो वो वहाँ पे अपना छाता रख के चला जाता है। तो योन उसी छाता को लेके उसके पीछे जाती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, पर मैं किसी अनजान इंसान से कुछ भी नहीं लेना चाहती और उसे छाता वापस करके वहाँ से चली जाती है। तो ये रास्ता क्रॉस करने जाती है तभी उसके सामने एक बड़ी सी कार आ जाती है और ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे इसी के रिलेटेड बहुत ज्यादा डरावनी फ्लैशबैक याद आती है। योंग योन उसे बचा लेता है और कहता है तुम्हारे ध्यान कहाँ पर है, तुम तो आज मरने वाली थी। पर उसे देख के भी योंग को अपने कुछ फ्लैशबैक याद आती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। योंग योन को तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ है। नेक्स्ट डे जब योंग को होश आती है वो देखती है वो अपनी कजिन सिस्टर होंग सू यंग के रूम में सोई हुई है। ये एक साइकोलॉजिस्ट है। पहले तो ये इसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है, उसके बाद योंग की टिम्पनी बजाने वाली मेलेट वापस करती हुई कहती है जो लड़का कल तुम्हें छोड़ने आया था
उसने ये मुझे दिया। मतलब कि वो यंग की बात कर रही है। यंग कहती है मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए थी। सो यंग कहती है उस लड़के को छोड़ो और अपने बॉयफ्रेंड पर ध्यान दो। यंग कहती है ध्यान क्या देना, वो मेरे प्यार में बिल्कुल लट्टू है। इधर यूजेनी जब रिहर्सल करने के लिए आती है देखती है वहाँ पे टिम्पनिश की ऑडिशन हो रही है और ये देख के वो अपने दोस्त को कॉल करके कहती है तो जल्दी ऑडिशन के लिए यहाँ पे आ जा। और ये सुन के यंग भी वहाँ पे जल्दी पहुँचने के लिए अपने घर से भागती है। इधर ऑडिशन स्टार्ट हो गया था। जूवन को किसी का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा था, तभी वहाँ पे यंग पहुँचती है और वो ऑडिशन देती है। सभी के साथ साथ जूवन को भी उसका परफॉर्मेंस पसंद आता है। सभी टिम्पनिस्ट एक काले पर्दे के पीछे अपना ऑडिशन दे रहा था। यंग बहुत अच्छे से टिम्पनी बजा रही थी, तभी एक मैलेट फिसल जाता है और वो उसको पकड़ने के चक्कर में उस पर्दे के साथ स्टेज से नीचे आके गिरती है बिल्कुल जूवन के सामने। और ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही पहचानते थे। पर्दे के पीछे परफॉर्मेंस होने की वजह से जूवन को नहीं पता था कि वो यंग है। यंग का ये हालत देख के तो जूवन हंसने लगता है और जूवन को तो यंग अपना इंस्पिरेशन मानती थी और उसके सामने ये सब होने की वजह से यंग तो बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है। म्यूजिक एक कला है, लेकिन असल जिंदगी में ये जंगल में भटकने जैसी है। ऐसा ही चलता रहेगा कि जब तक आपको कोई बुलावा ना आए, और अगर वो बुलावा आने से पहले कोई इस तरह से रिजेक्ट हो जाए तो उसके जैसे लक खराब तो किसी की हो ही नहीं सकती। इसलिए ये सब से यंग बहुत ज्यादा अपसेट। रात में वो सोने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे तो नींद ही नहीं आती, इसलिए वो पास के कन्वीनियंस स्टोर में नूडल्स खाने के लिए जाती है। नूडल्स में वो एक अंडा डालती है, तभी एक आदमी उसके पास ही नूडल्स गरम कर रहा था। वो कहता है नूडल्स गरम होने के बाद ही उस पे अंडा डाला जाता है, तुम्हें लगता है कुछ भी नहीं पता। यंग कुछ कहने ही जाती है, तभी वो नोटिस करती है ये तो वही लड़का है जिसने उसे बचाया था, मतलब कि जांगयोन। जांगयोन कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना? मैंने उस दिन तुम्हारा जान बचाया था, तो उसके बदले तुम आज मुझे किमची खरीद दो तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो यंग भी उसको किमची खरीद के देती है और कहती है ये लो तुम्हारा किमची और अब से मुझे परेशान मत करना। लेकिन ये कहाँ किसी का सुनने वाला था। ये तो उसके बाद यंग को बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। यंग कहती है तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या चाहिए? जांगयोन कहता है मुझे एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ और तुम चाहो तो मैं रात में तुम्हें कॉल करके सुला भी सकता हूँ। और वो 1000 के नोट पे अपना नंबर लिख के उसे देता है। यंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात को मान लूंगी? यंग कहता है मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर, लेकिन अगर मेरी जरूरत हो तो तुम इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकती हो। उसके बाद यंग अपना मूड ठीक करने के लिए क्लब में जाती है। क्लब में वो और उसके सारे दोस्त मिलके बहुत मस्ती करते हैं। यंग इतना ज्यादा पी लेती है कि वो नशे में अनाप शनाप बकने लगती है। तभी ऑनलाइन कोई उनके फ्रेंड के ग्रुप में एक फोटो पोस्ट करती है जिसमें यंग का बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ था। सभी इस पोस्ट को यंग से छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यंग उस पोस्ट को देख लेती है और वहीं पे गिर जाती है, क्योंकि उसे लगती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो तो एक नंबर का धोखेबाज निकला। इतना कुछ देखने के बाद भी उसकी शराब की नशा अभी तक नहीं उतरी। वो रास्ते के पास एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर आके खड़ी हो जाती है और वहाँ पे सभी को खाते हुए देखती है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पे वो और उसकी बॉयफ्रेंड मिलके एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है। खाने की सारी बिल यंग को ही देनी पड़ती थी, इसलिए पैसा ज्यादा ना होने की वजह से वो उस सारे खाने को ही अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है और अपने लिए कुछ भी नहीं मंगवाती। और वो लालची आदमी पूरे डिश को खा भी लेता है, एक बार पूछता भी नहीं कि इसे भी भूख लगी है कि नहीं। फ्लैशबैक से बाहर यंग वहाँ पे जोर जोर से कहती है मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाने दो। और उसकी ये सब हरकत देख के सभी लोग उसका एक वीडियो बनाने लगता है। तभी वहाँ पे जांगयोन उसे वहाँ से लेके जाता है और कहता है शराब पीने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही हंगामा नहीं कर रहे हो, अब शांति से अपना घर जाओ। कहता है तुम तो वही लड़का हो ना जिसने उस दिन मुझे नोट दिया था, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कोई बात नहीं, तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो क्योंकि मैं तो हूँ ही उसी लायक। और वो ये बोलते बोलते नीचे बैठ जाती है। जांगयोन कहता है देखो मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता, और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यंग उसकी पैर पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, प्लीज मेरे साथ सो जाओ। और ये सुन के तो जांगयोन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, इसलिए वो अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यंग तो उसका पैर छोड़ ही नहीं रही। नेक्स्ट डे सुबह में यंग को कोई कॉल करती है
जो उसे बाहर आने के लिए कहती है और उसकी नाम है हा योनजू। उसके बाद योन उससे मिलने के लिए जाती है। ये वही लड़की है जिसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड उसे धोखा दिया। तो योनजू कहती है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गई? मैं तो तुम्हें बताना भी नहीं चाहती थी पर तुम्हें पता चल गई। चलो उस बात को भूल जाती है और आज से मैं जेयंग से कभी नहीं मिलूंगी। तो यन कहती है तुम्हारे लिए वो एक रात का खिलौना हो सकता है पर वो मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी है। योनजू कहती है तब तो उसे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। अभी मैं यहाँ से जाती हूँ और वो बिल पे करने के लिए आगे बढ़ती है पर योन कहती है बिल पे मैं करूँगी। तो योनजू वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे वो धोखेबाज आदमी मतलब जेयंग वहाँ पे था। वो कहता है देखो ये बस एक रात का बात है और मैंने भी तो इसके बदले कीमत चुकाया है ना। मैं रात रात पर जाके तुम्हें कॉल करता था ताकि तुम्हें नींद आ जाए। योन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ये सब बात कह रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी मुश्किलों से अपना गुजारा करती हूँ? उसके बाद भी मैंने अपने सारे कमाई तुम पे उड़ा दी और तुम मेरे पीठ पीछे मेरे दोस्त के साथ गुलछरे उड़ा रहे हो और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। ये जैकेट ये तो मैंने तुम्हें दिया था ना, इसे उतारो अभी। और खुद से उसका जैकेट उतारने लगती है। फिर कहती है ये बिल भर देना और गुस्से से वहाँ से चली जाती है और रोती हुई वहाँ से भागने लगती है। और तभी अपने मन में कहती है किसी महान इंसान ने कहा था कि प्यार करना मतलब वक्त की बर्बादी है। मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं पर मेरे साथ जो हुआ वो तो सच में वक्त की बर्बादी है। उसके बाद कुछ खरीदते वक्त उसे अपने पर्स पर वही नोट दिख जाती है जो कि उसे यांग्यून ने दिया था। इधर यांग्यून एक रेस्टोरेंट में काम करता है। तभी योंग उसे कॉल करती है और कहती है मैं वही हूँ जिसने कल रास्ते में हंगामा की थी। मैं उसकी वजह से बहुत शर्मिंदा हो सके तो उस बात को तुम भूल जाओ। और कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद यांग्यून योंग को कॉल करता है और कहता है क्या तुमने बस वही बात कहने के लिए कॉल की थी? योंग कहती है क्यों? यांग्यून कहता है देखो मुझे एक पार्ट टाइम जॉब का बहुत जरूरत है। तुम्हारे पास कोई जॉब है तो प्लीज बताओ, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो योंग कहती है तुमने कहा था कि तुम इवनिंग कॉल कर सकते हो, क्या तुम मेरे लिए गाना कर सकते हो? यांग कहता है क्या गाना? योन कहती है देखो अगर तुम मेरे लिए बेसुरा भी गाना गाओगे तो भी चलेगा क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आती और मुझे लगता है कि मुझे इससे नींद आ जाएगी। यांग कहता है तुम्हारा मतलब है कि मैं गाना ना भी गा पाऊँ तो भी तुम्हारे लिए गाओ, वो भी पैसों के लिए? ठीक है बताओ कब कॉल करना है? योंग कहती है 11 बजे के बाद। यांग कहता है ठीक है अगर आज मेरे गाने से तुम्हें नींद आ जाती है तो कल से मुझे काम पे रख लेना, नहीं तो भूल जाओ सब कुछ। उसके बाद योंग टिम्पनी प्रैक्टिस करने के लिए जाती है और वहाँ पे वो हमें अपने बारे में बताती है कि पिछले साल उसकी एक्सीडेंट हो गई थी। जब वो 26 साल की थी तब वो कार में बैठी हुई थी और उसकी एक्सीडेंट हो गई और उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी 3 महीने की याददाश्त चली गई है। इसलिए उसे उस 3 महीने की कोई भी बात याद नहीं है और उसे हमेशा लगता है कि उस 3 महीने में उसमें कुछ तो इम्पोर्टेंट थी जो कि अभी उसे याद नहीं है। उसके बाद वो जब फ्रेश होके सोने जाती है यांग बिल्कुल 11:50 में उसे कॉल करता है और वो कहता है क्या तुम्हें कोई गाना पसंद है या मैं अपने पसंदीदा कोई गाना गाऊं? यांग कहती है तुम अपने मन से कोई सुना दो। उसके बाद यांग गाना गाना शुरू करता है। यांग इतना पूरा गाना गाता है कि यांग तो हंसने लगती है और हंसते हंसते सो जाती है। यांग को जब समझ में आता है कि यांग सो गई है तो वो कॉल कट कर देता है। इधर यांग भी बहुत ज्यादा हंसने लगता है और फिर दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक चाकू है और फिर हमें 1 साल पहले की एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पे यांग एक रास्ते के साइड में खड़ा हुआ था। बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था। वहाँ पे किसी का मर्डर हुआ था। पुलिस एम्बुलेंस सब कुछ वहाँ पे। एम्बुलेंस में उठाने के टाइम उसका हाथ निकल जाता है और वो आदमी एक रिंग पहना हुआ था लेकिन अभी उसका फेस नहीं दिखाया जाता और यांग को वही से ये चाकू मिलता है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।